दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर इलाके में हूँ। मैं 30 एकड़ के उस ज़मीन के टुकड़े पर खड़ा हूँ जहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग को विकसित किया गया है और उसको विकसित करने वाले जो शख्स हैं वो हमारे सामने हैं। पहले उनको हम स्वागत कर लें, अभिनंदन कर लें। सर नमस्कार। सर इतना भव्य फार्मिंग। जी सर मतलब गजब, मतलब घूमते घूमते मैं थक गया। एंडलेस है। एक तो गर्मी के दिन है, सर ने टहला दिया उस कोना से उस कोना तक दिखाने के लिए। भाई शानदार। एक बार सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है और मेरे गांव का नाम है नवापुर, विकासखंड रामनगर, जनपद जौनपुर है। मैंने पढ़ाई प्रारंभिक यहीं से की थी। इसके बाद मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे मैनेजमेंट का कोर्स किया, ग्रेजुएशन भी वहीं से किया और फिर मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। फिर वापस 2020 से यहाँ आया और यहाँ से तब से काम लगातार कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। तो सर 2020 के पहले आप बाहर थे? जी सर, मैं बाहर था। मैं दिल्ली में भी जॉब किया हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में, मैकेनिकल रिक्सन में, मेडिसन में, इन सब में, स्टार वेस्ट में। इसके बाद फिर मैं मुंबई में आया, ETV मैनेजर था न्यूज़ चैनल में। और इसके बाद फिर अचानक गांव लौटे और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप किया। हाँ सर, ये कैसे मुमकिन हुआ? सर असल में नॉलेज कहाँ से लाया इतना? सर असल में मैं देश विदेश भी घूमा था और प्रदेश में लगभग हर प्रदेश में गया था, घूमा था। तो एग्रीकल्चर में बड़ी सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे लोगों को ये लाया जाता था कि जो कुछ नहीं कर सकता उसी को किसानी के करवाया जाए, उसी को एग्रीकल्चर करवाया जाए। भाई कुछ नहीं कर सकते हो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं नौकरी करने चले जाते हैं। कुछ लोग भाई वकालत करते हैं, कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन खेती के लिए उन्हीं लोगों को छोड़ा जाता है जो बेकार हो। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको अगर कुछ अच्छा से किया जाए तो हम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि एक गेहूँ 100 गेहूँ को पैदा देता है। और इसमें तमाम आयाम है जो इंटीग्रेटेड इसलिए मैंने चुना क्योंकि बाप दादा या पुरखे हमारे जो थे वो वाकई में पहले इंटीग्रेटेड काम ही करते थे। क्योंकि घर पे मुर्गा भी होता था, किसी के मछली का भी काम होता था, किसी की बकरी रखते थे, किसी की गाय रखते थे। मतलब एक चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं होती थी कि नहीं सिर्फ खेती करना है। इस तरीके से काम किया और फिर मुझे आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का, वहाँ से किसान वैज्ञानिक की उपाधि भी मिला। अच्छा। और तमाम मतलब क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं। बिहार भी मैं गया था। सुधाकर सिंह जी जब मिनिस्टर थे तब बुलाए थे मुझे। 6 रोड मैप बन रहा था बिहार का एग्रीकल्चर का कि कैसे डेवलप किया जाए। अच्छा। तो वहाँ पद्मश्री शामिल हुए थे और मुझे भी निमंत्रण मिला था। मैं भी गया था, बताया था अपना आइडिया कि कैसे किया जाए। क्या बात है भाई, शानदार। तो यहाँ पे सर जो है अभी 30 एकड़ में, आइए ना सर ज़रा सा दिखाया जाए यहाँ पे। मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे तालाब हैं आपके जहाँ पे मछली पालन, मुझे लगता है कि प्राथमिक रूप से जो है आपने उसको प्राथमिकता दी है। तो वो कितने एकड़ में हो रही है? 10 एकड़ में मछली पालन है और खुद के तालाब पे बनाया हुआ मछली पालन इसलिए है क्योंकि जनपद जौनपुर में सबसे बड़े मत्स्य पालक हैं। अगर खुद के तालाब को किया जाए, पिछले 40 साल से हम लोगों के यहाँ हो रहा है। हमारे पिताजी ने तालाब बनवाया था, उसके बाद मैंने इस पर काम किया। और जितनी टेक्नोलॉजी हो सकती है, जितने वैज्ञानिक ढंग से हो सकता है मछली पालन, वो सारा हम कर रहे हैं। मछली पालन के अलावा अभी क्या क्या और यहाँ पे हो रहा है? बहुत सारे शेड्स देख रहा हूँ मैंने, तो देखा गौशाला भी खोल रखे हैं और मुर्गी फार्म भी चला रहे हैं। जी, गौशाला भी हम लोगों का है। अभी छोटे लेवल पे था लेकिन बड़े लेवल पे गौशाला मैंने 2 बनवाया है और एकदम अत्याधुनिक बनवाया है, जैसा कि गुजरात में देखने को मिलता है। इसमें TMR से फीडिंग होती है और बकेट सिस्टम होता है। अच्छा। और मछली पालन के साथ साथ देसी मुर्गी पालन भी करते हैं। सोनाली लाए हैं सर? जी सर, सोनाली लाए हैं और वनराजा भी हम पालते हैं दोनों। तो बहुत सारे किसान भी हमसे जुड़े हुए हैं जिनको हम बच्चा चारा सारा प्रोवाइड कराता हूँ। अच्छा, ये देसी वाले में? जी, देसी मुर्गी के लिए या फिर मछली के लिए भी। मछली के बच्चा मैं बहुत दूर तक प्रोवाइड कराता हूँ, मछली का बच्चा चारा सारा कुछ। अब मछली पालन में अभी मेनली यहाँ पे कौन सा मछली आप यहाँ पाल रहे हैं? मछली पालन में सर हम IMC मछली पालन करवाते हैं, जिसमें रोहू, कतला, ग्रास कार्प। और रोहू में जयंती रोहू डालते हैं और कतला में इम्प्रूव्ड कतला डालते हैं। और आमुर कार्प भी हमारे यहाँ होता है। और मछली में तो आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा सिस्टम हो चुका है अपना। हर जगह के लोग आते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं। अभी बैंक प्रति एकड़ क्या रिटर्न मिलता है सर? सर अगर सही से मत्स्य पालन किया जाए प्रति एकड़ तो आप लगभग 4000 बच्चे जो है 1 एकड़ में पाल सकते हैं। और 4000 का मतलब होता है 40 क्विंटल मछली। अगर 1-1 किलो का भी हो जाए तो भी तो 8 लाख का होता है। और 8 लाख में अगर 4 लाख का भी खर्चा जोड़ते हैं, 4 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन बशर्ते कि आपके पास सिस्टम होना चाहिए, एरिएटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, सोलर होना चाहिए। ये सब सारी सिस्टम लेंगे तभी सघन मत्स्य पालन कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। जी सर। ये रात दिन चलते रहते हैं पानी में? ये सब रात दिन चलते रहते हैं पानी में, क्योंकि इनकी चलने से सर फ़ायदा क्या होता है कि एरिएशन होता है और सघन मत्स्य पालन होता है। सघन मत्स्य पालन करके आदमी अच्छा कमा सकता है, क्योंकि 1 एकड़ में अगर आप वैसे डालेंगे तो बहुत करेंगे, 2000 बच्चा डालेंगे। लेकिन अगर सघन मत्स्य पालन करते हैं तो 4000 बच्चा बड़े आराम से डाल देते हैं, वेरिएटर चला देते हैं।
तो ऑक्सीजन की कोई समस्या होती ही नहीं है। जी जी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मछली पालन बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, मुर्गी पालन भी सब फ़ायदे का सौदा है। आप किसी भी चीज़ को आप एनिमल में लेते हैं तो आप चाहे बकरी पालन भी करें उसमें भी फ़ायदा है, गौ पालन में भी फ़ायदा है, लेकिन आपको दिल लगाना पड़ेगा। तो तालाब बहुत सारे खुदवाए हैं आपने जगह जगह, तो कितने तालाब यहाँ पे हैं? 10? सर लगभग 10 तालाब है मेरे पास, 4 नर्सरी भी है मेरे पास। नर्सरी में अलग अलग वैरायटी के बच्चे आते हैं, वो बच्चे हम लोग करते हैं। अभी हमारा हिचरी भी पास हो गया है तो जल्दी ही हिचरी भी लग जाएगी, अच्छा। तो जिससे मैं लोकल लेवल पे बहुत अपने खुद के बच्चे क्या प्रोवाइड बात करा है भाई। सकता हूँ। जौनपुर के जैसा व्यक्ति यहाँ एक विरासत बनेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं और सीखने को भी मिलेगा। और लोग यहाँ पे आएंगे, विज़िट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो मॉडल इन्होंने खड़ा किया है वो मामूली मॉडल नहीं है। मैंने तो देखा कि मधुमक्खी के बॉक्स भी पड़े हुए हैं इधर उधर, वो भी हो रहे हैं क्या? जी, मधुमक्खी का बॉक्स भी हमारे पास है, उसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं। अब ये समझिए कि बहुत दूर दूर से लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं। अभी आए थे यहाँ पे बैंक के मैनेजर्स आए थे सब, लगभग हमारे FPO से ट्रेनिंग लेने के लिए 35 बैंक के, वर्ल्ड बैंक वाले आए थे, वोडाफोन की टीम आई थी कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो घूमने के लिए भी, रूरल टूरिज़्म के लिए भी लोग आते हैं। अभी महानिदेशक जी आए थे जो उद्यान विभाग के हैं, वो भी घूम के गए अभी 2-3 दिन पहले ही। तो लोग आते हैं, बताते हैं, उनका भी विचार सुनता हूँ, उनके हिसाब से सुधार मछली भी करता पालन हूँ। के लिए लोग यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं आप क्या? ले सकते हैं सर, मछली पालन के लिए भी ले सकते हैं, मुर्गा पालन के लिए भी ले सकते अच्छा, हैं, वाह क्या बात है। गौ पालन के लिए भी ले सकते हैं। जी जी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम करते हैं और समझ ही रहे हैं किसान वैज्ञानिक की उपाधि अगर विश्वविद्यालय ने दिया हुआ है जी जी। तो किस लिए दिया हुआ है। और कृषि विज्ञान केंद्र भी हमसे जुड़े हुए हैं, जौनपुर के अलावा बनारस, चंदौली, इन सब के। तो और खेती में आपने यहाँ पे क्या क्या, इसमें चारा वगैरह का क्या क्या व्यवस्था किया? कौन कौन पेड़ देख रहा हूँ, बागवानी भी है कुछ? जी सर, आम का पेड़ हमने बगीचा बनाया हुआ है, अमरूद का बगीचा बनाया हुआ है, साजन के पत्ते लगा रखे हैं जो कि पशुओं को और मुर्गों को खिलाने के काम आता है। और आप देखेंगे बाजरा भी लगा रखा हूँ, तो हरा चारा गाय के लिए हो जाता है और बाकी सहजन गाय के लिए भी हो जाता है और मुर्गे के लिए भी हो जाता है। आपने चर्चा के दौरान बोला था अभी शुरुआती दौर में कि ये सब सारी जो है मैं FPO चलाता हूँ। बहुत सारे लोग सर FPO को नहीं जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। सर FPO जो होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है किसान मिल के अपनी कंपनी डालते हैं और कम से कम 10 किसान होने चाहिए। लेकिन जितने ज़्यादा किसान होते हैं उतना फ़ायदा, क्योंकि उतने बड़े पे आप खेती कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं खेती करें, आप उसमें उद्यान का भी काम कर सकते हैं, बगीचे का काम कर सकते हैं, फलों का काम कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गा पालन। कहने का मतलब है सरकार चाहती है कि आप संगठन बना के काम करें और अपना प्रोड्यूस खुद करें और डायरेक्ट ग्राहक तक पहुँचे। ग्राहक आपका लोकल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। आपका तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि फार्म टू प्लेट का कॉन्सेप्ट तभी होगा और तभी आप फ़ायदा, बिचौलियों का काम ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो बिचौलिए फ़ायदा ले लेते हैं और किसान बेचारे परेशान होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं साल भर, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो उनको नहीं मिल पाता है। ये तो बहुत अच्छा काम है, नेक काम है। जी सर बता दूं कि सर से जो परिचय है वो मुझे पहली बार हुआ सुधीर सर के चलते, और लगता है सुधीर सर से आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ, सुधीर सर का वीडियो मैं बकरी पालन का देखता हूँ। और मैं बकरी पालन यहाँ पे नहीं शुरू किया? सर बकरी पालन नहीं किया हूँ शुरू, लेकिन सुधीर सर से आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बकरी पालन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। तो एक सबसे बढ़िया तो उनका ऐप है जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हाँ, तो उसमें आप डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ऐप तो देखा आपने? जी ऐप देखा, हाँ। चलिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और मैं बहुत जल्दी उस पर काम करूँगा और सुधीर सर के गाइडेंस में ही काम करूँगा। और सुधीर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार स्टोरी को यहाँ तक पहुँचाए हैं सर। बहुत अच्छा आदमी से मिलवाए हैं, मतलब इतने नॉलेजेबल है और क्या क्या नहीं यहाँ पे कर रखा है इन्होंने। इतना बड़ा 30 एकड़ में पहली बार मैं सच में जो रियल टाइम इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल होता है, मतलब विधिवत व्यवस्थित, वो मैं देख रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह और भी किसान हैं, जैसे आपको उनसे ही मिलवाएंगे। जी जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गांव में रहें तो बकरी पालन करें, जिसमें जिनको मन लगे वो काम करें। तो इनको मछली भी है, आगे बकरी भी करना है, गाय भी करना है, IFC मॉडल अपनाए हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। सही बात। और जैसा कि खुद बोले, गोट मंडी ऐप बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए। इंस्टॉल भी कर चुके हैं ये। जैसा कि मछली में भी इनसे चर्चा कर रहे थे कि जब तक कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग नहीं कीजिएगा, जहाँ बिचमान में बीच में कोई आ गया आपका प्रॉफिट घट जाएगा। उसी के तहत गोट मंडी ऐप जो है काम करता है और उसका वेबसाइट भी है goatmandi.in करके। अधिक जिनको देखना है, विजिट करना है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बकरी खरीदना रहे, बेचना रहे, डायरेक्ट बेचिए, खरीदिए। और किसानों के लिए हमारी यात्राएं जारी रहती हैं और सर जैसे जो है कर्मठ किसान कहीं मिल जाते हैं
और सबसे तो मतलब ये था कि मैंने इनका जो प्रोफाइल देखा कि भाई अचानक कहीं बाहर से आए और 2020 के बाद इन्होंने इस फील्ड में इतना कुछ खड़ा कर लिया। ये हैट्स ऑफ है सर, ये मानना पड़ेगा। काबिलियत के मतलब ये काबिल इंसान ही कर सकता है भाई एक साथ इतनी सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगा सर मिल करके, और उम्मीद करता हूँ सर आप इसी तरह से जो है और लोगों को यहाँ से जोड़े, क्योंकि आप तो मतलब मछली पालन करते हैं और खुद भी बड़ी मछली हैं तो छोटे छोटे मछलियों को जो है ना आप कनेक्ट करें। सर मैं एक बार पवन सर का धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि इनका वीडियो देख के बहुत इंस्पायर हुआ था, और देसी मुर्गी पालन जो मैं शुरू किया था सर के वीडियो से ही शुरू किया था। मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कुछ उसके बारे में, कुछ भी नहीं मालूम था। बाकी चीज़ें मैं करता था, मछली करता था, गौ पालन करता था, बाकी खेती करता था, लेकिन मुर्गी सोनाली में उतरे। जी सर, सोनाली में उतरा और फिर देखा कि नहीं बहुत अच्छा काम है। धीरे धीरे करके मेहनत करके सफलता मिलती है, और वाकई में सफलता मिली सर। तो सोनाली के भी मुर्गे मुर्गियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं और बच्चे भी उपलब्ध हैं। बच्चे मुर्गी कोई भी चीज़ आपको चाहिए, किसी को भी चाहिए, वो हमसे संपर्क कर सकता है, और यहाँ से हमारे यहाँ से मुर्गी पालन और ले सकता है, बच्चा ले सकता है। जौनपुर में ये नज़दीक का रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से कैसे पहुँचे, जरा ये बता दें कुछ जो विजिट करना चाहे। सर ये जौनपुर बनारस के बॉर्डर पे है। अगर देखें तो बनारस यहाँ से 35 किलोमीटर मेन है मुख्यालय, और एयरपोर्ट जो है बाबतपुर बनारस का वो 22 किलोमीटर है। तो जौनपुर से अच्छा है कि आप बनारस के बॉर्डर पे आ जाइए, हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ से बाबतपुर से मुश्किल से 22 किलोमीटर है एयरपोर्ट से, और जौनपुर शहर से आते हैं तो लगभग 30 किलोमीटर। कौन सा जगह बताए थे सर ये? नवापुर ग्राम का नाम है, मणियाहू तहसील है और विकासखंड नवापुर। जी सर। हाँ चलिए भाई, नवापुर में ये जो है बहुत ही नायाब चीज़ देखने को मुझे मिला, और इसी तरह से जो है चलते हुई यात्राएं में ऐसे ऐसे अनमोल खजाने मिल जाते हैं। सर भी उसी में से एक है, और आगे भी मुलाकात जारी रहेगी ऐसे लोगों से। और जो हमारे दोस्त नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।